Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. In today's class we are going to cover unit 6 topic which is logical fallacy. काफी बच्चों को इसमें डाउट रहता है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता कि कौन सी फैलेसी कौन से एग्जाम्पल पे अप्लाई होगी. सो आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट द एग्जाम्पल्स जितने हो सकते थे एंड वन लाइनर मैंने ट्राई किया है कि आपको एक समरी दे दूं शॉर्ट में क्रिस्प में, ताकि आपको ये जो टॉपिक है फैलेसीज का ये समझ आ सके. इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर ओनली द इनफॉर्मल लॉजिकल फैलेसीज. नाउ व्हाट इज अ लॉजिकल फैलेसी? सबसे पहले तो फैलेसी का मतलब क्या होता है? एरर. So a logical fallacy is an error in reasoning that occurs when invalid arguments or irrelevant points are introduced without any evidence to support them. मुझे अगर आपको अपनी कोई बात समझानी है, मुझे आपको अपनी किसी बात के लिए परसुएट करना है, तो मैं उस बात को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको कोई irrelevant point बता रही हूँ, it will be a logical fallacy. People often resort to logical fallacies when their goal is to persuade others. आप किसी दूसरे को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो आपकी बात समझे और आपकी बात से अग्री करे, उस टाइम पर लॉजिकल फैलेसी अकर होती है. बिकॉज फैलेसीज अपीयर टू बी करेक्ट इवन दो दे आर नॉट करेक्ट, which can trick people into accepting them. The majority of logical fallacies involve arguments, यानी premise और conclusion include होता है. दो तरह की fallacies हैं, फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलेसी. देखिए फॉर्मल में ही नाम आ रहा है फॉर्म. फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर. हमारे एक आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, कंक्लूजन, और फिर मेजर माइनर के जो भी पोजिशनिंग होती है. अगर उस चीज में गड़बड़ आती है, उस चीज में एरर आता है, इट विल बी अ फॉर्मल फैलेसी. इनफॉर्मल फैलेसी कब होती है? जब हमारे कंटेंट में या हमारे जो टॉपिक है या जो हम जिस सब्जेक्ट एरिया की बात कर रहे हैं उसमें अगर गड़बड़ है, इट विल बी इनफॉर्मल फैलेसी. नाउ दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कौन से डोमेन के अंदर कौन सी फैलेसीज आती हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है. देखिए फैलेसीज ऑफ इररेलेवेंस, उसमें आता है हमारा एड होमिनम, अपील टू इमोशन, स्ट्रॉमैन फैलेसी, रेड हेयरिंग फैलेसी, अपील टू अथॉरिटी. फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी, equivocation, amphiboly, fallacy of composition, fallacy of division. Fallacies of presumption, begging the question, false dilemma, slippery slope. Fallacies of weak or defective induction, false cause, hasty generalizations, weak analogy, and appeal to ignorance. सबसे पहले आता है हमारा ad hominem fallacy. So it is a group of argumentation strategies that focus on the person making an argument rather than the viewpoint. आप दूसरे व्यक्ति पर अटैक करते हैं इंस्टेड ऑफ द आर्ग्यूमेंट. जो टॉपिक चल रहा है आप उस पर अटैक नहीं कर रहे, उल्टा आप उस बंदे पर अटैक कर रहे हैं. देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा क्या बोल रहा है, द पर्सन इज सेइंग आई विल लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय 2.4%. जो बेरोजगारी है मैं उसको 2.4% कम कर दूंगा, उस रेट से कम कर दूंगा. सो दिस पर्सन is attacking that person by saying don't listen to him, he has cheated on 3 different partners, he can't be trusted. इसने 3 लोगों पर, अपने 3 पार्टनर्स पर चीट किया है, ठीक है, इन अ बिजनेस उसने 3 पार्टनर्स पर चीट किया है, तो आप इसको ट्रस्ट ना कीजिए. बात क्या चल रही है? अनएम्प्लॉयमेंट की, और इसने अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ के इस बंदे के कैरेक्टर पर, ठीक है, उसी पर उसने उसको अटैक कर दिया. This involves an attack or any aspect of opponent's personality like their intelligence, reputation or group affiliation. तो उसने उसके रेप्यूटेशन पे अटैक कर दिया कि भाई इसने ऑलरेडी 3 पार्टनर्स को बिजनेस में चीट किया है, तो ये क्या ही अनएम्प्लॉयमेंट कम करेगा. उसके बाद आता है अपील टू इमोशन. This fallacy occurs when someone tries to win an argument by evoking emotions without any fact or logic. जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज यार इमोशनल अत्याचार मत कर, है ना, दैट इज अपील टू इमोशन. नाउ द गर्ल इज सेइंग कैन आई हैव दैट पीस ऑफ केक, लास्ट पीस ऑफ केक क्या मुझे मिल सकता है?
तो बॉय इज सेइंग नो इट्स माइन, नहीं ये मेरा है। तो गर्ल क्या बोल रही है, बट आई हैड सच अ हॉरिबल डे इट विल मेक मी फील बेटर, मेरा पूरा दिन खराब गया है, शायद ये लास्ट पीस ऑफ केक खाने से मेरा दिन अच्छा चला जाए, मुझे अच्छा फील होगा। सो दिस इज अपील टू इमोशन, वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रॉमैन फैलेसी। This means that the flaw lies with the arguer's method of arguing rather than the flaw of the argument. आप किस तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्ट्रॉमैन फैलेसी होती है। देखिए स्ट्रॉमैन क्या होता है, वो आपने देखा है क्या बोलते हैं, खेतों में जो वो भूसे का एक बना होता है, एक व्यक्ति बना देते हैं, ठीक है, स्केयर क्रो टाइप, ठीक है, ताकि जो क्रोज हैं या कोई और जो बर्ड्स होते हैं तो वो उनके खेत को खराब ना कर सके, दैट इज अ स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब देखिए पर्सन वन बोल रहा है बिकॉज ऑफ द थेफ्ट इन आर बिल्डिंग आई थिंक वी शुड ऐड मोर सिक्योरिटी कैमरास। पहला पर्सन ने क्या बोला कि क्योंकि चोरी बहुत ज्यादा हो रही है हमारे आस पड़ोस में, हमें लगता है कि हमें अपने बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास इंक्रीज कर देने चाहिए। सेकेंड पर्सन क्या बोल रहे हैं, सो यू आर सेइंग यू डोंट ट्रस्ट योर नेबर्स, इसका मतलब तुम आस पड़ोस अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। एक और एग्जाम्पल देखिए, आर रेस्टोरेंट्स पॉलिसी इज दैट नो बडी अंडर 18 इज एडमिटेड आफ्टर 8 PM। वो बोल रहे हैं 8 बजे के बाद जो 18 साल से कम के लोग हैं हम उनको एंटर नहीं करने देते हैं। तो पर्सन टू क्यों बोल रहे हैं, वाई आर यू अगेंस्ट द फैमिलीज ईटिंग डिनर टुगेदर, तुम उन फैमिलीज के अगेंस्ट क्यों हो जो साथ में खाना खाने आते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रॉमैन फैलेसी। सो इंस्टेड ऑफ द आर्ग्यूमेंट यू आर आर्ग्यूइंग, मतलब आप किस तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं, आपका क्या मेथड है, दैट इज स्ट्रॉ मैन फैलेसी। उसके बाद आता है रेड हेरिंग फैलेसी। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसके अदर नेम्स क्या है, इग्नोरेंशियो इलेंची, मिसिंग द पॉइंट, इररेलेवेंट कंक्लूजन। रेड हेरिंग फैलेसी, दिस रेफर्स टू द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड एज अ डाइवर्जन। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, आप ओरिजिनल टॉपिक से हटकर एक दूसरा व्यू पॉइंट लाते हैं और लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है। मिस्ट्री नॉवेल्स फॉर इंस्टेंस दे ऑफर, देखिए जैसे मिस्ट्री नॉवेल्स होते हैं, एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और लास्ट में वो जो कैरेक्टर होता है वो इनोसेंट निकलता है, बट जब तक आप वो स्टोरी पढ़े जा रहे हैं आपको लगता है वही पर्सन कल्प्रिट है। मिस्ट्री नॉवेल्स दे ऑफन फीचर अ कैरेक्टर हु ड्रॉज द रीडर्स अटेंशन एज अ पोटेंशियल सस्पेक्ट। वो इतने अच्छे से कैप्चर करता है कि सब जो भी वो नॉवल पढ़ता है उसको लगता है वही चोर होगा या वही मर्डरर होगा या फिर उसी ने वो गलत काम किया होगा, लेकिन एट द एंड ही इज प्रूवन इनोसेंट। अब देखिए दीज डाइट पिल्स डिडंट वर्क बिकॉज यू डिडंट एक्सरसाइज इनफ इवन दो द एडवर्टीजमेंट क्लेम्ड नो एक्सरसाइज वाज नीडेड। ये जो पिल्स थी, किसी ने पिल्स ली होंगी अपना वेट लॉस के लिए, उसका वेट लॉस नहीं हुआ, तो अब लोग या जो दूसरा पर्सन है वो क्या बोल रहा है उसको कि इन्होंने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि तुमने एक्सरसाइज ही नहीं की थी, तुम्हारी गलती, तुमने एक्सरसाइज नहीं की, तुमने सिर्फ पिल्स ली, जबकि एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है। दिस इज अ रेड हेरिंग आर्ग्यूमेंट बिकॉज द फोकस शिफ्ट फ्रॉम द इनएफिकेसी ऑफ द पिल्स टू योर लैक ऑफ एक्सरसाइज। गलती पिल्स की है कि उन्होंने काम नहीं किया, बट अटैक आप पर हुआ कि आपने एक्सरसाइज नहीं की। सो पूरा पॉइंट कहाँ चला गया, इनएफिकेसी ऑफ पिल्स से हटकर कहाँ चला गया, लैक ऑफ योर एक्सरसाइज। The original advertisement claimed that no exercise was required, making exercise an irrelevant point. उन्होंने बोला था कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पिल्स लीजिए आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन जब वैसा नहीं हुआ तो क्लेम क्या किया गया कि आपने एक्सरसाइज नहीं की थी। द आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल इशू दैट द पिल्स माइट नॉट बी इफेक्टिव ऑन देयर ओन, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अपील टू अथॉरिटी, this fallacy occurs when we accept a claim merely because someone tells us that an authority figure supports that claim। क्योंकि कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई फेमस यूट्यूबर, कोई अथॉरिटेटिव फिगर उस चीज को क्लेम करता है, उस चीज को सपोर्ट करता है, तो हम भी उस चीज को सपोर्ट करते हैं। An authority figure can be a celebrity, a well-known scientist, or any person whose status and prestige causes us to respect them. Appeal to authority is also known as appeal to false or unqualified authority. It plays on people's feeling of respect or familiarity towards famous person to bypass critical thinking. It is like someone telling us, accept this because some authority said it. अब देखो जैसे this girl is saying from now on I am only drinking lemon infused water
with drops of liquid chlorophyll because Kylie Jenner says it's good for your health. Kylie Jenner is a famous celebrity. उसने बोला कि आपको लेमन इन्फ्यूज्ड वाटर लेना है विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं भी वही करूंगी, क्यों? क्योंकि मैं उसको एंडोर्स करती हूँ, मैं उसको मानती हूँ, एंड शी इज अ फेमस सेलिब्रिटी। सो दिस इज अपील टू अथॉरिटी फैलेसी, ऑल्दो शी इज नॉट अ डाइटिशियन। ठीक है, मे बी कुछ चीजें उसके हेल्थ के लिए काम कर गई तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी हेल्थ पर भी काम करेगा। सो इसलिए इसको बोला जाता है अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। उसके बाद आता है इक्विवोकेशन फैलेसी। Equivocation fallacy, it occurs when a word is assumed to mean the same things in two different contexts. Word same होगा लेकिन context अलग अलग होगा, when it actually means two different things. अब देखिए, जैसे एक सिनेरियो देखिए, a person who received his PhD in mathematics is asked questions about philosophy. PhD का फुल फॉर्म होता है बेसिकली डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो एक बच्चे ने, एक पर्सन ने मैथमेटिक्स में पीएचडी कंप्लीट की, उससे क्वेश्चन पूछा गया फिलोसफी का। द पर्सन रिस्पॉन्डेड, आई डोंट नो अबाउट फिलोसफी, मुझे तो फिलोसफी के बारे में पता नहीं है। तो उसके दोस्त ने क्या बोला, वॉजंट योर डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलोसफी? वर्ड सेम है, पीएचडी, दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। उसने उससे क्वेश्चन किससे पूछ रहे, फिलोसफी से, लेकिन उसने पीएचडी एक्चुअली भी किस में थी, मैथमेटिक्स में। तो एक ही मतलब है, सॉरी एक ही वर्ड है, लेकिन जो उसका कंटेक्स्ट है वो अलग है। सेकेंड सिनेरियो देखिए, ऑल ट्रीज हैव बार्क। सब ट्रीज की बार्क होती है, हिंदी में बार्क क्या बोलते हैं, छाल। सो ऑल ट्रीज हैव बार्क। एवरी डॉग बार्क, यहाँ पे बार्क का मतलब क्या है, भौंकना। ठीक है, एवरी डॉग बार्क्स, हर कुत्ता भौंकता है। सो देयरफॉर अ डॉग इज अ ट्री। तो क्या कुत्ता जो है वो ट्री है? नहीं, गलत है। यानी वर्ड सेम है, वर्ड सेम है, लेकिन जो उसके मीनिंग एंड कंटेक्स्ट है वो क्या है, डिफरेंट है। सो दिस इज इक्विवोकेशन फैलेसी। Fallacy of amphiboly. It involves the use of sentence which can be interpreted in multiple ways with equal justification due to some defect in the grammar. Amphiboly, call me a taxi. आपको कोई बोलता है call me a taxi, अब वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे टैक्सी बुलाओ या मेरे लिए टैक्सी बुलाओ, पूरे सेंटेंस में ही गड़बड़ है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन मस्ट, दिस कुड बी अ रिक्वेस्ट टू समन अ टैक्सी कैब। कोई आपको बोल रहे कि मेरे लिए टैक्सी बुलाओ, बट इट ऑल्सो कैन बी इंटरप्रेटेड एज रिक्वेस्ट टू बी रेफर टू एज टैक्सी, कॉल मी अ टैक्सी। ठीक है, या तो मुझे टैक्सी बुलाओ या मेरे लिए टैक्सी बुलाओ। सो दिस इज एम्फीबोली। द चिकन इज रेडी टू ईट, फिर से दो मतलब है। दिस कुड मीन दैट द कुक्ड चिकन इज रेडी टू बी ईटन, या तो चिकन बन गया है, मतलब तैयार हो गया है, कुक कर दिया गया है, आप लोग खा लीजिए। बट इट ऑल्सो मीन दैट अ लाइव चिकन इज रेडी टू ईट समथिंग, या फिर वो जो एक चिकन है, जो जिंदा चिकन है, वो कुछ खाने के लिए रेडी है। तो एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग्स निकल रहे हैं। सो दिस इज फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। फिर आता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। A fallacy of composition is flawed reasoning that concludes what is true for individual is also true for the entire group. देखो, जेक कोई पर्सन है, बिकॉज जेक इज अ जीनियस एंड वर्क्स फॉर कंपनी एक्स। तो जो कंपनी एक्स है, इट मस्ट बी अ हब ऑफ जीनियसेस। क्यों? क्योंकि उसमें एक बंदा जेक हमें पता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जीनियस है, वो उस कंपनी में काम करता है, तो यानी उस कंपनी में जितने भी लोग होंगे सब जीनियस होंगे। जो एक पार्ट के लिए ट्रू है, हमने उसको पूरे फॉर अ होल हमने उसको ट्रू बना दिया। सैरा गॉट स्ट्रेट एज लास्ट सेमेस्टर में सैरा को हर सब्जेक्ट में ए ग्रेडिंग मिला था। सो आवर स्कूल मस्ट बी एक्सीलेंट अकेडमिकली, यानी हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। दिस एप्पल इज ऑर्गेनिक एंड टेस्ट अमेजिंग, ऑल ऑर्गेनिक फूड्स मस्ट बी डिलीशियस। सो व्हाट इज ट्रू फॉर अ पार्ट, हम उसको यूनिवर्सल या फॉर अ होल हम उसको ट्रू अप्लाई कर देते हैं। दिस इज फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलेसी ऑफ डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जो पूरे के लिए ट्रू है, हम उसको पार्ट के लिए भी ट्रू कर देते हैं। दिस occurs when an argument attributes the qualities of a whole to its individual parts.
without a real rationale. The assumption that an entire object or an entity or a group has exactly the same traits as its individual components or members often leads to inaccurate judgments. The second grade in this school eats a lot of ice cream. जो second class के बच्चे हैं, second grade के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं. कार्लोस इज अ सेकेंड ग्रेडर. जो कार्लोस लड़की है, ठीक है, शी इज अ गर्ल, तो वो भी इसी स्कूल की सेकेंड क्लास में पढ़ती है. इसका मतलब कार्लोस भी आइसक्रीम खाती होगी बहुत सारी. पीपल आर मेड आउट ऑफ एटम्स. पीपल आर मेड ऑफ एटम्स. पीपल आर विजिबल. लोग दिखते हैं, यानी एटम्स भी दिखते होंगे. सो व्हाट इज ट्रू फॉर अ होल इज ट्रू फॉर इट्स इंडिविजुअल पार्ट. दिस इज फैलेसी ऑफ डिविजन. उसके बाद आता है हमारा बेगिंग द क्वेश्चन. बेगिंग द क्वेश्चन, लिटरल ट्रांसलेशन फ्रॉम लैटिन पेटिटो प्रिंसिपी. इसका नेक्स्ट मतलब अदर नेम है. इसको हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. सर्कुलस इन प्रोबेंडो, पेटिटो प्रिंसिपी, विशियस सर्कल, ये सब इसके अदर नेम्स हैं. So it is a logical fallacy where the premise on which the conclusion is based is already assumed to be true. This allows one to make an argument without sufficient evidence. God is real because the Bible says all scripture is given by the inspiration of God. उन्होंने बोला God real है. क्यों? क्योंकि बाइबल ने बोला है, और जो बाइबल है वो गॉड के द्वारा बोली गई है. मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पर आके खत्म हो गए. द न्यूज इज फेक. न्यूज क्या है? द न्यूज इज फेक बिकॉज सो मच ऑफ द न्यूज इज फेक. ये जो न्यूज है ये झूठी है. क्यों? क्योंकि आजकल जितनी भी न्यूज आ रही है वो सब झूठी आ रही है. तो गोल 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 घुमाया जा रहा है. दिस इज बेगिंग द क्वेश्चन और सर्कुलर आर्ग्यूमेंट. Then we have false dilemma. It is also called false dichotomy, fallacy of bifurcation, black or white fallacy. ये हमें सिर्फ दो ऑल्टरनेटिव स्टेट्स बताता है एज द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन मोर पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट. जैसे यू आर ईदर विद मी और अगेंस्ट मी. या तो तुम मेरे साथ हो या तो मेरे खिलाफ हो. ईदर यू बाय मी दिस टॉय और यू डोंट लव मी. छोटे बच्चे बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स को, आप मुझे खिलौना दिला रहे हो या नहीं. नहीं दिला रहे इसका मतलब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते. तो उन्होंने सिर्फ दो पॉसिबिलिटी रख दी कि या तो आप मुझे वो टॉय दिला दो या फिर आप मुझसे प्यार ही नहीं करते. जैसे कंटिन्यू योर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर ड्रॉप आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी. इसके पास दो ही ऑप्शंस है कि या तो साइकोलॉजी में ही अपनी डिग्री कंटिन्यू करो या फिर यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर दो. जबकि एक अदर ऑल्टरनेटिव पॉसिबल क्या है? स्टार्ट अ डिग्री इन समथिंग जो आप एंजॉय करते हैं. मे बी उसको शायद साइकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, उसको नहीं इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में. मे बी उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट में, मे बी उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट है. तो ऑल्टरनेटिव तो वो भी है, बट ऑप्शंस दो ही दिए कि या तो साइकोलॉजी में ही अपनी डिग्री कंटिन्यू करो या फिर आप यूनिवर्सिटी से निकल जाओ. सो दिस इज फॉल्स डायलेमा. फिर आता है स्लिपरी स्लोप फैलेसी. The slippery slope fallacy occurs when an argument asserts that a relatively first small step will lead to a chain of related events culminating in some significant effect. अब देखो, arguing that allowing remote work will inevitably lead to the collapse of office culture and team collaboration. अगर आप किसी को वर्क फ्रॉम होम बोल देते हैं कि आप रिमोट वर्क कर सकते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो द अदर पर्सन इज आर्ग्यूइंग, इससे क्या होगा, जो हमारा ऑफिस का कल्चर है और जो हमारा टीम कोलैबोरेशन है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. क्या ऐसा होता है? नहीं होता. Claiming that allowing students to redo assignments will eventually lead to complete disregard of deadlines. आपने बच्चों को डेडलाइंस दी थी, ठीक है, कि आपने मंडे तक मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है, बट बिकॉज ऑफ सम वर्क मे बी आपने क्वेश्चन गलत दे दिया या बच्चों ने उसको गलत इंटरप्रेट किया, व्हाटसोएवर वाज द रीजन, आपने बच्चों को बोला ठीक है आप मेरे को फ्राइडे तक फिर से सबमिट कर देना. तो क्या इसका मतलब है कि बच्चे आप आगे से आप जो भी डेडलाइंस देंगे तो बच्चे उसको डिसरिगार्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता. Suggesting that if we ban smoking in public areas, it will lead to ban all personal freedoms. Just because आपने स्मोकिंग बैन कर दिया इसका मतलब आप सारे पर्सनल फ्रीडम बैन कर देंगे. दिस इज स्लिपरी स्लोप. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे मतलब मैं हमेशा देती हूँ, जो हिंदी मीडियम मूवी है,
उसमें है, वो बोलती है ना कि अगर प्रिया का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी, वो डिप्रेशन में चली जाएगी, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देगी, देन शी विल बिकम अ ड्रग एडिक्ट, फिर उसको पुलिस ले जाएगी। तो क्या एक छोटी सी बात है कि उसका एडमिशन नहीं हो रहा है इंग्लिश स्कूल में, बट उसने पूरा एक इनएविटेबल, ठीक है, चेन ऑफ इवेंट्स को उसने कंसिडर कर दिया। सो दिस इज स्लिपरी स्लोप फैलेसी। उसके बाद आता है फॉल्स कॉज फैलेसी। The false cause fallacy, also known as causal fallacy or non-causa pro causa, it occurs when someone incorrectly concludes that one thing is the cause of another. एक चीज हुई है इस वजह से, लेकिन वो irrelevant है, वो मतलब incorrect conclusion है उस चीज का। Assuming that because ice cream sales increase in summer and so do crime rates, यानी जो आइसक्रीम कंजम्पशन है वो it causes crime. Does it make any sense? क्यों? क्योंकि समर्स में आइसक्रीम की सेल बढ़ती है और क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। इसका मतलब जो लोग आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं क्या वो ज्यादा क्राइम करते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बिलीविंग दैट बिकॉज स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैव हायर ग्रेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कॉज बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऐसा कुछ है कि जो एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज जो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेते हैं उनके ज्यादा नंबर आए। इसका मतलब जब आप अपार्ट फ्रॉम स्टडीज बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपके ग्रेड्स बढ़ जाएंगे। इररेलीवेंट है। क्या पता जो एक्स्ट्रा उसमें करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें टाइम डिवाइड करना है, वो अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाते होंगे, वो शायद 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा मेहनत करते हैं। बट हमने सीधा क्या बोला, जो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेते हैं ज्यादा वो एक्स्ट्रा ग्रेड्स लाते हैं। अब हमारी फॉल्स कॉज की टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। The Latin phrase means after this, therefore because of this. It is also known as post hoc fallacy. देखो, in school if a student gets better grade after buying a new notebook, एक बच्चे ने नई नोटबुक ली, उसके ग्रेड्स बेटर आए, इट डजंट मीन कि नोटबुक ने इंप्रूवमेंट लाई। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने नई नोटबुक खरीदी तो ग्रेड्स बढ़ गए। द स्टूडेंट माइट हैव स्टडीड मोर और अंडरस्टूड द लेसन्स बेटर, लेकिन सबने क्या बोला, क्योंकि उसने नई नोटबुक लाई उसके जो ग्रेड्स हैं वो इंक्रीज हो गए। दिस इज पोस्ट हॉक फैलेसी। फिर आता है कम हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक। इट मीन्स विद दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। So it describes a common mistake when people assume that if two things happen at the same time, one must spark the other. दो चीजें एक साथ हुई है मतलब एक की वजह से दूसरी चीज हुई है। In a school, if a student who does his homework while playing music, म्यूजिक चलाते चलाते या गाने सुनते सुनते वो अपना होमवर्क कर रहा है और उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो someone might say that listening to music leads to better grades. आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे। However, the student is motivated and studies well no matter what. क्या पता वो सिर्फ मतलब वो अंदर से ही मोटिवेटेड था। आपको पता है, एक एग्जांपल देती हूँ, ये चीज़ मैंने भी ट्राई की थी। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि हम गाने सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं ना तो हमें अच्छे से याद होता है। मैंने भी ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ। सो दिस इज कम हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक। सबका अपना तरीका होता है। शायद उनका फोकस, मैं जब गाने सुनती थी ना मेरा फोकस गाने पे जाता था और होमवर्क पे जाता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक न्यू जॉब मिली, ठीक है, आप जिस दिन न्यू जॉब पे जा रहे थे उस दिन आपकी कार, लेट्स से कार पंचर हो गया, कार का टायर पंचर हो गया जिस दिन आप न्यू जॉब पे जा रहे थे। अब क्या बोलेंगे कि जो ये जॉब है ना ये मेरे लिए लकी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी दिन मेरा कार का पंचर हो गया। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। वो कभी कभी लक की बात होती है कि ऐसा हो जाता है। बट हमने क्या बोला कि हाँ, दिस जॉब इज नॉट लकी फॉर मी, इट इज नॉट गुड फॉर मी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे ही मेरा कार का टायर पंचर हो गया। सो दिस इज कम हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक। फिर आता है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ये अभी हमारे टाइप्स चल रहे हैं, फॉल्स कॉज के टाइप्स चल रहे हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन it happens when someone takes a complicated problem and tries to explain it with just one simple reason. प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपने उसको एक सिंपल रीजन से सॉल्व कर दिया। पीपल माइट से स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे आर लेजी। बच्चे क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो आलसी होते हैं, बिकॉज दे आर लेजी। लेकिन क्या मतलब ट्रुथ क्या है? academic struggles often may have many other causes. क्या पता वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी, उनको समझ में नहीं आ रहा है।
फैमिली का स्ट्रेस है, लैक ऑफ रिसोर्सेज और इवन टीचिंग मेथड्स। क्या पता टीचिंग जो टीचर है वही अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है, इसलिए बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन हमने क्या बोला, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे आर लेजी। हमने बाकी जितने भी रीजंस थे हमने सबको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कि बच्चे खराब है, बच्चे लेजी हैं, बच्चे कामचोर हैं, इसलिए वो फेल हो रहे हैं। Then we have reverse causation. It happens when we mix up which things lead to the other. Instead of the reason leading to the effect, we think the effect is producing the reason. For example, people who are unhappy, they use social media a lot. जो लोग नाखुश रहते हैं वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हैं. सो सोशल मीडिया ट्रिगर्स सैडनेस, यानी सोशल मीडिया से सैडनेस बढ़ती है. But it could be the other way around. Unhappy people might use social media to feel better or find comfort. So this is reverse causation. उसके बाद आता है hasty generalization. A hasty generalization is a fallacy in which a conclusion that is reached is not logically justified by sufficient evidence. आप जिस conclusion पे पहुंचे ना, आपके पास उसका sufficient evidence नहीं है, आपने फटाफट आप उसके conclusion पे पहुंच गए. Example, my iPhone froze once. iPhones are so unreliable. Just because आपका iPhone hang हो गया, आपका iPhone चलना बंद हो गया, इसका मतलब iPhones are unreliable. So this is a hasty generalization because the claim is based on a single instance of an iPhone freezing. एक बार ये शायद आपका आईफोन फ्रीज हो गया, आपका आईफोन हैंग हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी आईफोन्स है वो सब अनरिलायबल है. सो दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन. वीक एनालॉजी. A weak analogy occurs when a person makes a comparison between two concepts, situations, or objects to join together in an argument, even if the connection is not strong enough to commit a crime. आप दो चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं अपना कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए, जबकि वो दो चीजें रिलेटेड ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू आर्ग्यू दैट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टेस्ट द सेम. एप्पल और ऑरेंज सेम टेस्ट के, क्यों? दोनों फ्रूट्स हैं और दोनों राउंड शेप के होते हैं. No matter if apples and oranges share the same characteristics, both types of fruits have completely different taste. जैसे books and movies, arguing that books and movies are interchangeable because दोनों stories बताती है, books भी stories बताती है, movies भी stories बताती हैं, but उनका जो तरीका है, ठीक है, देखिए जैसे बुक है, बुक से आप रीड करते हैं, आप उसमें सुनते नहीं, आप उसमें देखते नहीं है. बुक में आप रीड करते हैं और आप इमेजिन करते हैं. मूवीज में आप देखते हैं और आप सुनते हैं. तो while both medium they share the narratives, books delve deep into the characters' thoughts and allow readers to imagine. At the same time, movies क्या है, the visual and auditory experience हमें share करते हैं. Both they have different characteristics. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बुक्स और मूवीज को सेम बोल रहे हैं कि हाँ भाई दोनों तो स्टोरीज बताते हैं तो दोनों चीजें सेम है. सो दिस इज वीक एनालॉजी. उसके बाद आता है हमारा अपील टू इग्नोरेंस. Fallacy occurs when someone argues that a claim is true simply because it has not been proven false or vice versa. ये चीज ट्रू है क्योंकि इसको फॉल्स प्रूव नहीं किया गया है, या फिर ये चीज फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसको ट्रू प्रूव नहीं किया गया है. दैट इज अपील टू इग्नोरेंस. इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंशियम, अपील टू लैक ऑफ एविडेंस, आर्ग्यूमेंट टू द अननोन. जैसे एग्जाम्पल है हमारे गॉड, घोस्ट, एलियंस, यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स. ये सब हमारे अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी के एग्जाम्पल है. क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा है, इसका मतलब भगवान एग्जिस्ट करते हैं. देखा है, इसका मतलब भगवान एग्जिस्ट नहीं करते. सो मतलब घोस्ट, कुछ लोग बोलते हैं भूत होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भूत नहीं होते हैं, किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा है, कौन सच है कौन झूठ है नहीं पता. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी बिकॉज दे आर ट्रू क्योंकि वो फॉल्स प्रूफ नहीं किए गए हैं और वाइस वर्सा. अब देखिए एड होमिनम, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द आर्ग्यूमेंट समवन अटैक्स द पर्सन. हमने पहले पढ़ा था कि आप उसके रेपुटेशन, आप उसके कैरेक्टर, उसके इंटेलिजेंस पे अटैक करते हैं इंस्टेड ऑफ द आर्ग्यूमेंट. स्ट्रॉमैन का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट. समवन चेंजेस द आर्ग्यूमेंट इनटू अ वीकर वर्जन
and then attacks that weaker version. Like you want more childhood care, so you want to hug everyone. Childhood में, बचपन में आपको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए था, तो आप बड़े होके आप सबको गले लगाते हो ताकि आपको प्यार मिले. So this is strawman fallacy. Slippery slope. He claimed that small first step will automatically lead to a chain of bad events. ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था हिंदी मीडियम मूवी का, वो आप इसमें याद रखेंगे, हिंदी मीडियम मूवी. हेस्टी जनरलाइजेशन. थोड़े से एविडेंस के साथ आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि मैं 2 रूड पीपल से मिला फ्रॉम दैट स्कूल. उस स्कूल के मैं 2 लोगों से मिला था, बहुत रूड थे, इसका मतलब उस स्कूल में जितने भी लोग हैं वो सब रूड होंगे. दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन. फॉल्स डिलेमा. 2 ही ऑप्शंस होते हैं, ईदर दिस और दैट. ईदर यू सपोर्ट दिस होमवर्क रूल और यू डू नॉट केयर अबाउट योर ग्रेड्स. अपील टू अथॉरिटी. saying something that must be true only because an authoritative figure believes it. This revision method works because a famous YouTuber said so. ये बहुत लोग गलती करते हैं. This is appeal to authority. अब कुछ questions देख लेते हैं. If we allow people to skip the classes, soon they will stop attending the school altogether. अगर हम कुछ लोगों को अलाउ करते हैं कि आप क्लासेस स्किप कर दीजिए, क्लासेस बंक कर दीजिए, तो सून, जल्द ही वो क्लासेस, बाकी भी क्लासेस लेना बंद कर देंगे. सो दिस इज स्लिपरी स्लोप. मतलब एक छोटा सा इवेंट हमने उसको चेन ऑफ बहुत सारे इवेंट्स में कन्वर्ट कर दिया. बिकॉज 2 इवेंट्स अकर्ड इन अ सीक्वेंस, द फर्स्ट मस्ट हैव कॉज्ड टू द सेकंड. ये हमने पढ़ा था. दिस इज पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा. He must be wrong because he has a criminal record. हमने उसके कैरेक्टर पे, उसके रेप्यूटेशन पे अटैक किया है. सो दिस इज ad hominem. All dogs have 4 legs. My cat has 4 legs. Therefore my cat is a dog. हर डॉग के 4 लेग होते हैं, मेरी कैट के भी 4 लेग्स हैं, यानी मेरी जो कैट है वो एक डॉग है. सो दिस इज फॉल्स एनालॉजी या फिर वीक एनालॉजी. कंपेयरिंग 2 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, तो वीक एनालॉजी. I should get an A on this paper because I worked really hard on it. मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे ए मिलना ही मिलना चाहिए. इमोशनली आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस प्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज अपील टू इमोशन. अत्याचार हो रहा है, इमोशनल अत्याचार. माई नेबर हैज 3 dogs and they all bark loudly. All dogs must be noisy. Just because आपके जो नेबर के डॉग्स हैं वो मतलब ज्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं, तो क्या इसका मतलब है सारे डॉग्स नॉइस क्रिएट करते हैं? दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन. टू लिटिल एविडेंस. सिर्फ एक ही आपके पास एविडेंस है आपके नेबर्स के डॉग, आपने उसके बेसिस पे सारे डॉग्स को आपने कैटेगराइज कर दिया कि सारे डॉग्स नॉइजी होते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप कि जो हमने आज इनफॉर्मल फैलेसीज पढ़ी हैं वो आपको समझ आई होंगी. ऐसे तो बहुत सारी इनफॉर्मल फैलेसीज है, बट दीज आर सम ऑफ द फैलेसीज जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में. तो आप प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. And these are the social media handles of JC Academy. This is our telegram group of paper 1. If you have not joined it yet, तो आप इस लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं. And that is all for today. Thank you so very much. See you soon. Bye bye. Take care and happy learning.